नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला साल कैसा रहा, इसका आकलन किस तरह से किया जाए। क्या उनके कद में बढ़ोतरी हुई है? क्या उनकी लोकप्रियता बढ़ी है? क्या भारतीय राजनीति में उनका नियंत्रण पहले जैसा कायम रहा है? क्या उनकी प्रतिष्ठा देश के अंदर और देश के बाहर बढ़ी है, घटी है, वैसी ही रही है? क्या आर्थिक मोर्चे पर उनकी सरकार ने कुछ नया कर दिखाया है? क्या वो देश के अंदर नई उम्मीदें जगा पाए हैं? क्या उनके नेतृत्व में लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़ी है, उसका कद बढ़ा है, उस पर विश्वास बढ़ा है? क्या संवैधानिक संस्थाओं ने काम करना बेहतर ढंग से शुरू कर दिया है? क्या उनकी मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है? क्या हमारी जुडिशरी बेहतर ढंग से काम कर पा रही है? क्या मीडिया ढंग से काम कर रहा, अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके आधार पर आप तय कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक साल में क्या हासिल किया और क्या गंवा दिया। अब अगर आप गोदी मीडिया को देखेंगे तो आदतन वहाँ जय जयकार चल रही है, मोदी जी के सफलताओं के गुणगान चल रहे हैं। कोई आलोचनात्मक टिप्पणी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा लगेगा मानो प्रधानमंत्री मोदी अपनी राजनीतिक यात्रा के शिखर पर हैं, उपलब्धियों के चरम पर हैं और लोकप्रियता तो ठाठे मार रही है। लेकिन क्या इसमें कुछ सच्चाई है? अगर सर्वेक्षण करने वालों को देखेंगे तो वो उनकी कोई विश्वसनीयता है नहीं। वो आपको वैसे ही आंकड़े परोस देंगे जैसी कि सरकार चाहती है, तो उनको दरकिनार रखिए। सीधे मुद्दे पर आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछला एक साल कैसा रहा। हम शुरू करते हैं चुनाव के निर्णय से, चुनाव के नतीजों से, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी 400 पार का नारा लगाने के बावजूद अपनी पार्टी को बहुमत भी नहीं दिला पाए और इसके बाद से उनकी जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो गिरना शुरू किया। जो उनकी राजनीति में उनकी कद था, काठी थी और जो पकड़ थी वो धीरे धीरे ढीली होनी शुरू हुई। और इसका पहला संकेत तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने ही दे दिया था, जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की हर तरह से आलोचना कर डाली थी, उनकी सारी परतें उधेड़ दी थी, उनके पूरे अहंकार को बेनकाब कर दिया था और उन्होंने जो आभा मंडल क्रिएट करने की कोशिश की थी नॉन बायोलॉजिकल के जुमले के ज़रिए, उसको भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद से प्रधानमंत्री के मुंह से उस तरह की कोई भाषा, कोई शब्द नहीं निकला। तो ये पहला डेंट था जो किसी बाहर से नहीं आया था, पार्टी और संघ परिवार के अंदर से पड़ा था। हाँ, विपक्षी दलों के हौसले बुलंद हो गए थे, वो बहुत आक्रामक हो गए थे और पूरी तरह से टूट पड़े थे सरकार के पीछे। और जो 10 साल में मोदी एक तरफा तौर पर बुलडोज़र चला रहे थे हर जगह, उसको उसने किसी हद तक रोक दिया था, उसका जवाब दे रहा था और विपक्ष दबा हुआ, कुचला हुआ नहीं था, बल्कि लड़ने को तैयार था। तो एक लड़ाकू विपक्ष सामने आ गया और ये मोदी सरकार के लिए एक दूसरी चुनौती बनी। एक तो चुनौती घर से निकली, एक चुनौती विपक्ष की तरफ से निकली और इस चुनौती से प्रधानमंत्री का जो ऑरा है, प्रभा मंडल है, वो गिरना, छीजना शुरू हो गया था। और इसीलिए हमने देखा कि प्रधानमंत्री को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। आरएसएस आगे आया और उसने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली और फिर अपने ढंग से चुनाव की पेशबंदी की। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रधानमंत्री और दोनों राज्यों की सरकारों के हाथ में जो शासन प्रशासन था या इलेक्शन कमीशन था, उन सब का इस्तेमाल करके उन्होंने इन दोनों राज्यों को जीत लिया। संदिग्ध जीत है, प्रश्नों से घिरी हुई जीत है और अभी भी उस पर विवाद चल रहा है। राहुल गांधी ने अभी भी विवाद खड़ा किया है सवाल पूछकर इलेक्शन कमीशन से, जिसके जवाब इलेक्शन कमीशन दे नहीं पा रहा है। तो ये जो शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो एक कहना चाहिए कि पहले ही झटके में
हिली हुई सरकार की शुरुआत थी और प्रधानमंत्री उसके बाद से कभी उस झटके से उबर नहीं पाए। तब भी नहीं उबर पाए जब दोनों राज्यों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिए, बड़े अच्छे ढंग से जीते। लेकिन चूंकि दोनों जीतों पर संदेह के बादल मंडरा रहे थे, धांधली के गंभीर आरोप लगे थे और आम लोगों के दिमाग में ये बैठ गया था कि ये चुनाव जीते नहीं गए हैं, ये हरण किया गया है चुनाव का, इनको चुरा लिया गया है, छीन लिया गया है जीत को विपक्ष के हाथों से, तमाम तरह की तिकड़में करके और चुनावी धांधलियां करके। तो वो जो इन दोनों राज्यों की जीत से जो ताकत मिलनी चाहिए थी मोदी जी को और उनकी पार्टी को और उनकी सरकार को, वो नहीं मिल पाई। फिर जो महाराष्ट्र में जो गठबंधन में आपस में झगड़े झांसे चलते रहे, उसकी वजह से भी उसकी छवि गिरती चली गई और उसकी छवि गिरी तो जाहिर है कि बीजेपी की भी छवि प्रभावित हुई, केंद्र सरकार की भी और मोदी सरकार की भी। तो एक फेज था महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आने के तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने काबिल हैं, कितने कारगर हैं, कितने प्रभावशाली हैं राजनीतिक तौर पर। और ये उस फेज में ये स्पष्ट हो गया कि नहीं, अब उनकी पार्टी के नेता ही और संघ परिवार ही उन्हें उस तरह से अब नहीं देख रहा है, बल्कि उनके विकल्प को सामने लाने की बात शुरू हो गई थी कि उनका विकल्प कौन होगा। योगी आदित्यनाथ होंगे, देवेंद्र फडणवीस होंगे, अमित शाह होंगे या कोई और होगा। इसी के बीच में एक और नया विवाद जो लगातार चलता रहा वो पार्टी अध्यक्ष के चयन का था, जो कि बार बार से टालते गए मोदी। और अभी तक इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, दावा करती है वो, और उसका अध्यक्ष पिछले 1 साल से चुना नहीं जा सका है, क्योंकि जो नागपुर है और जो मोदी है उसके बीच में ठनी हुई है। दोनों अपना अपना कैंडिडेट उस पद पर देखना चाहते हैं और वो टसल भागवत और मोदी की मुलाकात के बाद भी खत्म नहीं हुई, जो कि कहा जा रहा था कि सब कुछ तय हो गया है। और अगर गोदी मीडिया के पत्रकारों को देखें तो बहुत कुछ तय हो गया था, सब कुछ सामान्य हो गया था दोनों के रिश्तों में। लेकिन हमने देखा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। भागवत थोड़ा खामोश जरूर हो गए, लेकिन ये स्पष्ट है कि दोनों के बीच में अभी शीत युद्ध जारी है और इसी वजह से पार्टी के जो मामले हैं वो सुलझ नहीं पा रहे हैं, उसमें उलझनें बनी हुई हैं। तो एक मोर्चे पर ये सारा कुछ चलता रहा, पार्टी के अंदर, संघ परिवार के अंदर, और मोदी के विकल्प की चर्चा इतनी ज़्यादा हो गई कि साफ हो गया कि मोदी पर कई तरह के दबाव हैं। मोदी पर यह भी दबाव है कि 75 साल पूरे होने पर आप रिटायरमेंट लें और किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बनाया जाए। हालांकि ये बहुत विश्वसनीय खबरें नहीं थी और प्रधानमंत्री तो पद से हटने के लिए कतई तैयार नहीं थे। और इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जो है लगातार खींचती रही और एक एक करके ऐसे बहुत सारे उनके बयान थे, उनकी पार्टी के नेताओं के बयान थे और केंद्र सरकार के मंत्रियों की नाकामियां बार बार उभर कर सामने आती रही। जैसे रेल मंत्रालय बुरी तरह से फेल होता दिखा, हम बार बार हादसे होते रहे और अश्विनी वैष्णव कुछ कर पाने में कामयाब होते नहीं दिखे। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले होते रहे और अमित शाह केवल बोल बच्चन बने हुए थे, कुछ ठोस कर पाने में नाकाम रहे, लगातार आतंकवादी हमले हुए। उधर मणिपुर में फिर से हिंसा शुरू हो गई। पिछले 2-3 साल से 2022 से लगातार वहाँ हिंसा चल रही है और केंद्र सरकार, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ तो गए ही नहीं, लेकिन वो इस हिंसा को रोक पाने में नाकाम हो गया और अब फिर से हालात वहाँ बहुत बहुत बिगड़ चुके हैं। तो आप देखिए कि हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी, घरेलू मोर्चे की बात अभी मैं कर रहा हूँ, कि किस तरह से नाकामी के शिकार होते रहे। और इसी दौरान हमने देखा कि संवैधानिक संस्थाओं का पतन और भी ज़्यादा तेज़ी से होने लगा, जो कि चंद्रचूड़ के रिटायर होते होते तक कई बार दिखा। जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ अपनी नज़दीकी जाहिर करने की कोशिश की, गणेश पूजा के लिए बुलाकर, ये तमाम चीज़ें थी जो जुडिशरी के पतन की तरफ दिखा रही थी। मीडिया का पतन तो जिस स्तर पर हो गया वो हमने अभी
भारत पाक युद्ध के दौरान देखा, उस पर हम अभी आएंगे। लेकिन मीडिया का पतन लगातार जारी है और वो उसका कोई अंत दिख नहीं रहा है। इसी तरह से आप देखिए, चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है, उसका महापतन जारी है। संसद में ज़रूर विपक्ष ने अपनी आवाज़ बुलंद की है और चूंकि उसके पास अब संख्या बल आ गया है, इसलिए सरकार को बार बार दबाव में डालने में कामयाब हो रहा है। लेकिन इतना श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज़रूर दिया जा सकता है। इस बात के लिए कोई अच्छी उपलब्धि वो भी नहीं है कि उन्होंने अपने जो सहयोगी दल हैं उनको पटाकर रखा हुआ है और वो उनको संकट से उबारते रहते हैं। चाहे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, ये दोनों लगातार उनके संकट मोचक बनकर सामने आते रहे हैं। ये ज़रूर है कि प्रधानमंत्री मोदी को उनके साथ सौदेबाजी करनी पड़ी है, उन्हें बड़े बड़े पैकेज इन दोनों राज्यों के लिए देने पड़े हैं। तो समझौता वहाँ भी किया है। दिखने के लिए वो गठबंधन की सरकार ठीक ढंग से चला रहे हैं, लेकिन कंप्रोमाइज्ड हैं। वो इनके ब्लैकमेलिंग के शिकार भी हो रहे हैं। अब बिहार में नीतीश कुमार के पद पर बने रहने का कोई मतलब ही नहीं है, जिस तरह से उनकी मानसिक अवस्था हो गई है। लेकिन वो बने हुए हैं और उनके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ने की बात भी कर रही है। तो ये भी एक मजबूरी है, प्रधानमंत्री मोदी की, बीजेपी की राजनीतिक मजबूरी है। तो इस मजबूरी के तहत वो अपनी नैया धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो आर्थिक मोर्चे की बात करें तो आर्थिक मोर्चे में कोई भी उपलब्धि नहीं है, बल्कि अब कहने को पांचवी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी दुनिया की है और चौथी के बारे में दावे शुरू हो गए हैं जो कि झूठे साबित हुए हैं। वो तो होना ही है, चौथी अर्थव्यवस्था तो बनना ही है और आगे चल के तीसरी भी बन जाएगी। लेकिन भारत में आम नागरिकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। अगर आप 80-82 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं और ये माना जा रहा है कि तकरीबन 40% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि हालात में सुधार नहीं हुए, ना ही रोजगार पैदा करने में प्रधानमंत्री कामयाब हो रहे हैं, ना ही विकास को कोई गति देने में कामयाब हो रहे हैं। तो आर्थिक मोर्चे पर भी स्थितियां बहुत ही खराब हैं। एक तीसरा आर्थिक मोर्चे से जुड़ा सवाल भ्रष्टाचार का है, जो कि हम लगातार देख रहे हैं कि अडानी की वजह से इस सरकार की जो छवि है वो भ्रष्ट बनती जा रही है। शुरू में बेशक प्रधानमंत्री ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अब एक एक करके ये परतें खुलती जा रही हैं। और जिस तरह से अडानी महाराष्ट्र सरकार पर हावी हो रहे हैं, उनकी मध्यस्थता की बात भी सामने आई थी कि किस तरह से सरकार बनाने और बिगाड़ने के खेल में वो शामिल थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि बीजेपी की और प्रधानमंत्री दोनों की छवि को खराब करते रहे हैं और आगे भी उसका असर दिखेगा। क्योंकि अगर हम दूसरे फेज की बात करें तो जनवरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दूसरा फेज शुरू होता है और ये बहुत ही डैमेजिंग फेज होता है। इसमें सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप उन्हें अपने इनॉग्रल सेरेमनी में नहीं बुलाते हैं और जिसको लेकर कंट्रोवर्सी होती है और काफ़ी फजीहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती है, क्योंकि वो जयशंकर को भी भेजते हैं तब भी उनको बुलावा नहीं आता है। और फिर इसके बाद प्रधानमंत्री दौड़े दौड़े ट्रंप की शरण में जाते हैं और ट्रंप जिस तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं उससे उनकी जो छवि है और उस पर बट्टा लगता है, वो और मलिन होती है, वो और कलंकित होती है। और धीरे धीरे ये भाव बनने लगता है कि जो मोदी अपने आप को 56 इंच की छाती की बात करते थे, बहुत सख्त नेता की छवि बनाने की कोशिश करते थे, वो दरअसल में दरकती जा रही है और उसमें बिखराव आता जा रहा है। और ये लगातार हमने देखा जब टैरिफ वार में उन्होंने एक तरह से सरेंडर किया, क्योंकि बाकी देश तो उठ खड़े हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से न टैरिफ शब्द निकल रहा है न ट्रंप का शब्द निकल रहा है और उनकी सरकार इस मामले में बड़ी गोपनीयता बरतते हुए चुपचाप पता नहीं क्या बातचीत कर रही है। इसको लेकर भारी संदेह हैं। तो माना जा रहा है कि इसमें भी कोई कंप्रोमाइज़ वो कर रहे होंगे, सरेंडर कर रहे होंगे। ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध का मौका आ गया और उसमें भी प्रधानमंत्री बोलते चाहे जो रहे हों, लेकिन युद्ध विराम जिस तरह से हुआ और फिर जयशंकर का बयान जिस तरह से आया कि हमने तो पाकिस्तान को बताकर
हमला किया था। ये तमाम परिस्थितियों ने उनकी स्थिति को और ख़राब कर दिया। युद्ध विराम में ट्रंप की भूमिका के सामने मोदी का चुप रहना, ये जो है इसने मोदी की जो छवि है उसको और घट दिया। तो आप देखिए, आर्थिक मोर्चे पर नाकामी, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर नाकामी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब भारतीय कूटनीति तबाह हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। विदेश नीति कुछ कर नहीं पा रही है। भारत अलग थलग पड़ गया है। इसी एक साल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत कहाँ से कहाँ फिसल गया है, ये सब पूरी दुनिया देख रही है। इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। तो ये एक ऐसा मोर्चा था जहां इस एक साल की नाकामी का शिखर, आप कह सकते हैं नाकामियों के शिखर पर जाकर बैठ गए मोदी। कहां से कहां पहुंच गए। चुनाव के पहले राम मंदिर का उद्घाटन, लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच रहे थे, और जब चुनाव नतीजे आए और फिर आज जब एक साल पूरा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का, तीसरे कार्यकाल का, तो उसमें वो लोकप्रियता के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। असफलताएं उनके सिर पर जगमगा रही हैं। वो दिखा रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक नाकाम प्रधानमंत्री के रूप में अब अपने दिन गिन रहे हैं। वो उनकी वापसी नहीं हो रही। अगर उन्होंने सोचा था कि एक दो चुनाव जीतने के बाद उनकी वापसी हो जाएगी, वो नहीं हो रही है। और उनकी पार्टी के अंदर से भी अब उन पर भरोसा कम हो रहा है। कांग्रेस जिस तरह से उठी है, विपक्ष जिस तरह से हमलावर हुआ है, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, और चाहे राहुल गांधी हो, ये तीनों तरफ से आक्रमण हुए। उधर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव ने भी एक ज़बरदस्त तरह से अटैक प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर किया है। तो एक घेरेबंदी विपक्ष की भी हावी हो गई है। पार्टी के अंदर से उन्हें उस तरह का समर्थन नहीं मिल रहा, बल्कि जिस तरह से उन्होंने युद्ध पहलगाम हमले के और युद्ध के बीच में अचानक जातिवार जनगणना का ऐलान कर दिया, उससे उनके अपने समर्थक भी उनसे छिटक गए, उनके ऊपर आक्षेप करने लगे। अंधभक्त उनसे बिदक गए, क्योंकि वो सीधे सीधे सवर्ण मतदाताओं पर को दरकिनार कर देना था ये फैसला उनका। संघ परिवार को भी पसंद नहीं आया, आरएसएस को भी पसंद नहीं आया। उन्होंने जानबूझकर मक्खी निगल ली, ऐसा लगा, और एक खामोशी सी छा गई। तो जाति जनगणना के सवाल पर भी वो सरेंडर कर गया। और ये सारे जितने सरेंडर हैं, ये विपक्ष के खाते में उपलब्धियों के तरह से जा रहे हैं। वो बार बार इन कंप्रोमाइज़, इन असफलताओं को गिना रहे हैं, और उसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी आज की तारीख में बहुत ही कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। अगर आप एक साल पहले के बजाय उस समय की 2014 में जब वो जीत कर आए थे, या 2019 में जब दोबारा जीत कर आए थे, वो कितने मजबूत प्रधानमंत्री थे। उनकी छवि क्या थी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भले ही वो प्रचार से बनाई गई हो, मीडिया के जोर पे बनाई हो, इवेंट मैनेजमेंट के जरिए गढ़ी गई हो, लेकिन एक छवि बन गई थी। और वो उस समय बड़े कद्दावर नेता नज़र आते थे। लेकिन आज की तारीख में उनका कद बहुत ही नीचे चला गया है, बहुत कमज़ोर प्रधानमंत्री नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जो भारतीय राजनीति के नैरेटिव का कंट्रोल है, वो उनके हाथ से छिटक रहा है। आप देखिए कि राहुल गांधी कुछ कहते हैं और फिर प्रधानमंत्री को उस पर रिएक्शन देना पड़ता है, और कई बार प्रधानमंत्री उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण जातिवार जनगणना का है, जो उन्हें स्वीकार करनी पड़ गई। अभी एक दूसरा मुद्दा भी आ रहा है, डिलिमिटेशन का। देश भर में 2027 के आसपास जब जनगणना खत्म हो जाएगी तो डिलिमिटेशन होगा। अब उस पर प्रेशर है, दक्षिण के राज्यों का भी है। चंद्रबाबू नायडू ने हालांकि उनके समर्थन में बहुत सारी बात की कि वक्फ कानून सही है वगैरह वगैरह, लेकिन ये भी कह दिया कि डिलिमिटेशन अगर होना है तो दो ही तरह से होना चाहिए। एक, जितनी सीटें अभी हैं उतनी उनको फ्रीज कर दें, आप कंस्टिट्यूंसी का डिलिमिटेशन कर दें, या फिर जिस रेशियो में अभी जिन राज्यों की सीटें हैं उसी अनुपात में सीटों को बढ़ाया जाए। यानी संसद में सबकी भागीदारी पहले जैसी ही रहे, भले ही नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएं। इन दोनों ही सूरतों में प्रधानमंत्री को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मोदी को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो ये देश
बंटवारे की तरफ जा सकता है, दक्षिण पूरी तरह से आंदोलन पर उतर सकता है। बहुत गुस्सा वहाँ मौजूद है। बहुत तमाम ऐसी केंद्र सरकार की तरफ से हरकतें हुई हैं, उनके मंत्रियों की तरफ से, गवर्नर की तरफ से, जिससे विपक्ष शासित राज्यों में बहुत गुस्सा है। और ख़ास तौर से दक्षिण के राज्यों में, तमिलनाडु में स्टालिन ने तो एक मुहिम सी छेड़ रखी है। भले ही वो चुनाव से प्रेरित हो, वहाँ भी चुनाव होने हैं, लेकिन इसका असर तो होगा। अब प्रधानमंत्री शायद उम्मीद कर रहे होंगे, उनकी नज़र बिहार के चुनाव पर होगी कि किसी तरह से बिहार के चुनाव को अगर जीत लें और बीजेपी 100 से ज़्यादा सीटें ले आए तो बिहार में वो बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाएगी, अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, या अगर मजबूरी में नीतीश कुमार को बनाना भी पड़े तो 2, 4, 6 महीने के बाद उनको किक आउट करके अपना मुख्यमंत्री बना सकती, जेडीयू को तोड़ ताड़ कर। तो ये एक गेम प्लान मोदी जी के दिमाग में होगा और ये एक अपनी उपलब्धि के तौर पर वो इसे दिखा सकते हैं। लेकिन ये सब जोड़ तोड़ करेंगे तो उनकी छवि और नीचे आएगी और पार्टी हो सकता है कि और ज़्यादा नुकसान में चली जाए, क्योंकि तोड़ फोड़ में फिर हो सकता है कि आरजेडी या महागठबंधन को भी फ़ायदा हो जाए। तो बिहार चुनाव तो अभी खुले हुए हैं, कह नहीं सकते कौन जीतेगा। नीतीश कुमार की जो स्थिति है उसमें तो बहुत मुश्किल है कि वो एनडीए को जितवाने की स्थिति में है, लेकिन छल बल, चुनाव आयोग, धन बल का इस्तेमाल, मीडिया बल का इस्तेमाल, ये सब करके प्रधानमंत्री इस चुनाव को किसी भी सूरत में जीत कर अपने छाती पर एक नया तमगा लगाने की कोशिश करेंगे और उसकी जीत के आधार पर अपनी लोकप्रियता को फिर से जागृत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तो बात की बात है, अगले 4-5 महीने में साफ होगा। आज की तारीख में प्रधानमंत्री अपनी लोकप्रियता के न्यूनतम स्तर पर बैठे हुए हैं, अपनी विश्वसनीयता के न्यूनतम स्तर पर बैठे हुए हैं। अपनी उपलब्धियां वो गिना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि 11 साल तो छोड़िए, 1 साल तो छोड़िए, 11 साल में कोई बड़ी उपलब्धि वो गिनाने की स्थिति में नहीं है कि उन्होंने बेरोजगारी कम कर दी, कि उन्होंने महंगाई कम कर दी, कि उन्होंने विकास की रफ्तार को एकदम से बढ़ा दिया। क्योंकि विकास दर भी जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान थी उससे गिरकर नीचे पहुंच गई है। और ये हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे डिमोनेटाइजेशन फेल हुआ, कैसे जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन में नाकामी रही, कैसे कोरोना काल के दौरान नाकामी रही, और कैसे प्रधानमंत्री यूक्रेन वार को रुकवाने गए और कैसे उनकी खिल्ली उड़ी। तमाम स्तर पर अब वो एक उपहास के पात्र बनते जा रहे हैं, एक मजाक के पात्र बनते जा रहे हैं। और यही वो समय है जब किसी प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि अब उसे प्रधानमंत्री रहना चाहिए या विदा लेना चाहिए, क्योंकि बने रहने का मतलब है कि जो भी थोड़ा बहुत आपकी छवि बरकरार है, बनी हुई है, उसको भी धीरे धीरे गंवा देना। तो ये एक निर्णायक क्षण है प्रधानमंत्री मोदी के अपने इस प्रधानमंत्रित्व काल का। और ये बीजेपी और आरएसएस को भी देखना होगा कि इस छीजते हुए नेता के साथ वो कितनी दूर तक चल सकती है। और 2029 के चुनाव की बात तो दूर है, अभी तो 26, 27, 28 है। इसमें और प्रधानमंत्री की कितनी फजीहत होगी, कितनी गिरावट होगी और उससे क्या क्या नतीजे निकलेंगे, ये कैलकुलेशन नागपुर ज़रूर कर रहा होगा। प्रधानमंत्री को जिस तरह की चेतावनी बीच बीच में दी गई हैं उससे भी साफ है। लेकिन देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से नागपुर को अपनी अंगूठे के नीचे दबाकर अपनी सत्ता को कायम रखते हैं, उसे चलाते रह पाते हैं, और अपनी जो नाकामियां हैं जो दिख रही हैं जग सबको खुली आंखों से, उनको छिपाने के लिए या उनको दूर करने के लिए वो अब क्या करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।